सो आज हम देखेंगे आई वॉन्ट टू सर्च पर्टिकुलर कैटेगरी इन पर्टिकुलर सिटी। ठीक है ना। सो मैं रेफरेंस बता देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो रेफरेंस बहुत जरूरी है। जस्ट डायल हमारा पहले दिन से रेफरेंस लेके हम चल रहे हैं। यहां पर आप देखना पर्टिकुलर अगर मुझे कोई भी कैटेगरी अगर सर्च करनी है तो पहला जो सेगमेंट है यूआरएल सेगमेंट, इसको किस तरीके से इन्होंने प्लान किया हुआ है, इसको सिटी की तरह प्लान किया हुआ है, और दूसरा सेगमेंट उसकी कैटेगरी को प्लान किया हुआ है। ठीक है। सो हमने ये प्लानिंग ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। ठीक है ना। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम भी अपनी वेबसाइट पर पहले स्लैशेस के बीच में हम क्या मान के चलेंगे, सिटी। दूसरे स्लैश के बीच में हम क्या मान के चलेंगे, कैटेगरी। ठीक है। सो ये हमारा पहला स्लग है। इसको टेक्निकली नेक्स्ट डेज में क्या बोलते हैं, स्लग। सो पहला स्लग और दूसरा स्लग, और नॉर्मल वे में आप इसको क्या बोलेंगे, राउट सेगमेंट, है ना। सो दिस इज माय फर्स्ट राउट सेगमेंट एंड दिस इज माय सेकेंड राउट सेगमेंट। समझ में आ रहा है। सो सबसे पहले आप डाटाबेस प्लान कर लो कि आप इस पूरे सिस्टम का बैकएंड बनाने जा रहे हैं, तो आपको डेटाबेस प्लान करना होगा। तो आपको सबसे पहले डेटाबेस कौन सा यूज करना है, माइस्क्ल यूज करना चाहते हैं, पोस्टग्रेस यूज करना चाहते हैं, कि आप फिर नो सीक्वल बेस्ड पर आप जाना चाहते हैं। नो सीक्वल में हमारे पास क्या है, मोंगोडीबी है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को या तो हम सीक्वल बेस्ड बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है ना, या तो हम इसको सीक्वल बेस्ड आगे बढ़ा सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, या फिर हम नो सीक्वल बेस्ड इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आज हम माई सीक्वल लेके चलेंगे, तो समझ लेना आने वाले 4-6 महीने हम फिर माई सीक्वल पे ही चलेंगे। समझ में आ रहा है। सो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा डेटाबेस को हम यूज करेंगे इस पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, इसका पूरा बैकएंड बनाने के लिए। तो आपको पता है, अच्छी तरीके से पता है कि ये हमारा कोर्स अभी कौन सा चल रहा है, बैकएंड इंजीनियरिंग का चल रहा है। समझ में आ रहा है। सो आपको डेटाबेस कौन सा यूज करना है ये आपको आज डिसाइड कर लेना है, क्योंकि आज जो आप डिसाइड करोगे उसके हिसाब से ही आपको आगे चलना है। तो मैं अधिकतर जितनी भी बैचेस आज से पहले मैंने पढ़ाई है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो सीक्वल बेस्ड डेटाबेस लेके काम करने को है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर मोंगोडीबी लेके चलेंगे तो आप सीक्वल की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप नहीं सीख पाएंगे। तो अभी आपको पूरा पोर्टफोलियो हम किस पर लेके चलेंगे, माई सीक्वल पर लेके चलेंगे। ठीक है ना। ये पूरा नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे, बैकएंड का इसका सारा सिस्टम बनाओगे, ये कौन सा डेटाबेस लेके बनाएंगे अपन, माई सीक्वल, क्योंकि इजी पड़ेगा। फटाफट आपको इसका प्रोजेक्ट बना सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, और फटाफट 4-6 महीने बाद अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप जा सकते हो। क्लियर है। सो ठीक है। सो माई सीक्वल में आपने देखना कि इससे पहले मैंने आपको माई सीक्वल के अंदर यूज होने वाली एसक्यूएल लैंग्वेज मैंने आपको ऑलमोस्ट पढ़ा दी है। ऑलमोस्ट मैंने आपको एसक्यूएल के क्रड सिखा दिए। ठीक है ना। सिखाएं कि नहीं सिखाएं। ठीक है। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में मैंने ऑलमोस्ट बताया था, और इस पूरे पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें किस किस टेबलों की जरूरत पड़ेगी वो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर कुछ टेबलों के स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है ना। सो थोड़ा सा और ऊपर जाइए, रिवाइज कीजिए। ठीक है ना। सो आप देखिए यूजर, रोल्स, बिजनेस, रिव्यूज, इसके अलावा भी, ठीक है ना, ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर है। ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर है। इस पूरे टेबल स्ट्रक्चर को आज फिर से दोबारा यूज करने वाले हैं हम। ठीक है ना। इस पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे। अब इसमें से आज हमें क्या करना है, मैं अपनी वेबसाइट पर क्या टाइप करूंगा, सिटी नेम स्लैश कैटेगरी नेम। ठीक है ना। सो मुझे दिल्ली के क्या करने हैं, मुझे दिल्ली के होटल्स पता करने हैं, तो मैं दिल्ली स्लैश होटल्स करके इंटर करूंगा, और ये मुझे क्या दे देगा, रिटर्न में मुझे क्या दे देगा, दिल्ली के होटल्स दे देगा, वेब पेज दे देगा बेसिकली। तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा, या जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो भाई आप है ना उन टेबलों के स्ट्रक्चर के हिसाब से जवाब दिया करो, जिस हिसाब से मैंने चीजें पढ़ाई है, समझाई है। सो यहां पर सबसे पहली चीज तो देखो, ये पहला सेगमेंट क्या है, सिटी है ना। तो सिटी को मैंने किस तरीके से स्टोर किया था, सिटी टेबल में। अरे भाई ये देखो, ये दूसरा सेगमेंट क्या है, ये बिजनेस की कैटेगरी है। तो बिजनेस की कैटेगरी सर मैंने किसमें स्टोर करवाई थी,
बिजनेस कैटेगरी के टेबल में। और जब इन दोनों को मैं यूआरएल में सप्लाई करता हूं और इंटर करता हूं तो मेरे को रिस्पॉन्स में क्या लिस्ट मिल रही है, बिजनेसेस के नाम, है ना। जैसे ये पर्टिकुलर होटल, ये होटल, ये होटल, ये दिल्ली के अलग अलग होटल्स हैं। तो ये पर्टिकुलर डिटेल्स अपने को कहां मिलेगी, बिजनेस टेबल में। तो भाई यहां पर जो है आज जो असाइनमेंट हम करने वाले हैं इसमें हमें किन किन टेबलों की जरूरत पड़ रही है, बिजनेस कैटेगरी टेबल की जरूरत पड़ रही है, अच्छी तरीके से आपको पता है, बिजनेस की जरूरत पड़ रही है और सिटीज की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि पैटर्न देख लो, पैटर्न आपका ये है, समझ में आ रहा है। आप अपने यूआरएल पर क्या करोगे, यहां पर आप क्या टाइप करोगे, यहां पर आप दिल्ली टाइप करोगे, यहां पर क्या टाइप करोगे, आप होटल्स टाइप करोगे, ठीक है ना। ये दोनों पैरामीटर हमारे पास नेक्स्ट.जेएस में बैकएंड में जाएंगे और हम इन तीन टेबलों से इनर ज्वाइन करके रिजल्ट को देंगे। समझ में आ रहा है। मैंने मॉर्निंग में आपसे जब क्वेश्चन पूछा था कि वो हम कैसे करेंगे, तो आप उसको है ना प्रॉपर सोचा करो कि भाई क्या जवाब देना है, ठीक है ना। वो सारी चीजें बताया करो कि ये डेटा ऐसे ऐसे इन टेबलों में रहेगा और यहाँ से हमें गेट करना पड़ेगा, तो सारी चीजें उस हिसाब से हमें जवाब मिलना चाहिए। तो आज का लेक्चर और आज प्रोजेक्ट के लिए हम पूरा प्लान कर लेते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को हम माइसीक्वल बेस्ड अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। माइसीक्वल अगर आ गया तो पोस्टग्रेस भी आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप माइसीक्वल सीखोगे तो आपको फिर मोंगोडीबी अलग से सीखना पड़ेगा, इसलिए हमें ओआरएम यूज करेंगे, हम ओआरएम यूज करेंगे प्रिज्मा, ताकि हमें सिर्फ प्रिज्मा अगर आता होगा तो हम हर टाइप के डेटाबेस पे काम कर पाएंगे, या तो सीक्वल बेस्ड होगा या फिर नो सीक्वल बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आज मैं माइसीक्वल यूज करूंगा और माइसीक्वल के लिए हमें हमारे लोकल मशीन में मैंने आपको क्या बताया था, एक्सएम कंट्रोल पैनल होना चाहिए। इसको मैंने यस किया और इसका सबसे पहले क्या चालू करेंगे, एसक्यूएल चालू करेंगे, शेल प्रॉम्प्ट पर जाएंगे और यहां पर mysql-u फॉर यूजर नेम -p फॉर पासवर्ड। सो सर ये कमांड है, ये कमांड है, ये पैरामीटर है, ये फर्स्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, दिस इज सेकंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, दिस इज थर्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये सब सिखा चुका हूं, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मेरी जवाबदारी नहीं है भाई, मैं 4-6 महीने बाद कोर्स खत्म कर दूंगा एंड यू विल एंड अप विद द एंटायर कोर्स कंप्लीटेड। और आपको भाई अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को ट्रेनिंग के बाद मेरे को अच्छी कंपनीज में जाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, तो जितनी चीजें पढ़ा रखी हैं वो तो डेली रिवीजन करना है और बियॉन्ड भी करना है। जो चीजें मैंने नहीं भी पढ़ा रखी है खुद आगे से स्टेप्स लेके चीजें कंप्लीट करा करो, ठीक है ना। सो दिस इज कमांड एंड दीज आर ऑल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, CLI अर्ग, ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाई, मैं रिवाइज भी करवाते चलता हूं साथ साथ। This is CMD, this is CLI arg 1 space CLI arg 2 CLI arg 3। समझ में आ रहा है। So dash u is what, dash u is what, this is my first command line argument. What is root, this is my second command line argument। समझ में आ रहा है ना। So ये कमांड है और इस कमांड को होने वाला पैरामीटर्स हैं, ये डाटा है, ये सारा डेटा हम किसको सप्लाई कर रहे हैं, इस कमांड को। जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये चीजें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हम सप्लाई कर सकते हैं, ऐसा वैसा। बट ठीक है, ओवरऑल अपने को पता होना चाहिए कि यार इसके बाद ये जितने भी होते हैं इनको बोला क्या जाता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स बोला जाता है। मैंने प्रॉम्प्ट में ले लिया, अब मैं शो डेटाबेसेस, भाई ये मैंने ए से जेड तक, है ना, ए से जेड तक के अंदर टेबलें बनाओ, रोज खूब बोल रखा है मैंने, और नहीं कर रहे हो, मेरी जवाबदारी नहीं है। सो आप देखना मैंने जस्ट डायल नाम का डेटाबेस बना रखा है। सो मैं करूंगा यूज स्पेस जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी। देखो डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर कितनी टेबल ले रखी थी मैंने, शो टेबल्स। ये देखो सारी टेबल्स यहाँ पर आ गई, जिसमें से आज काम की कौन सी है, ये 3 टेबलें काम की है मेरे, ठीक है ना। इनको हम कर लेते हैं एक्सप्लेन वन बाय वन। सो बिजनेस को मैंने एक्सप्लेन किया, ये देखो बिजनेस को एक्सप्लेन कर लिया। एक्सप्लेन कर लूं मैं डिस्क्राइब कर लूं किसको, बिजनेस कैटेगरी को मैं डिस्क्राइब कर लूं, बिजनेस कैटेगरी को मैं डिस्क्राइब कर लूं, ये मेरी बिजनेस कैटेगरी रही, और मैं डिस्क्राइब कर लूं, और मैं डिस्क्राइब कर लूं, और मैं डिस्क्राइब कर लूं इसको, सिटी को।
आप देखो मैं पढ़ाते समय भी मैं उन तीनों कमांडों का पैटर्न यूज कर रहा हूं। मैं यूं नहीं है कि सिर्फ तीनों कमांडे मैंने एक्सप्लेन 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 कर ली। एक बार एक्सप्लेन लिखा, एक बार डिस्क्राइब लिखा, एक बार डेस्क लिखा। व्हाई आई एम डूइंग सो? बिकॉज आई वांट टू रिकॉल यू दैट वी कैन गेट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ 3 कमांड्स। ठीक है ना? सो मेरे पढ़ाने के तरीके में भी क्या है, रिवीजन है। समझ में आ रहा है ना? तो भाई देख के भी समझ लेना कि यार ये चीज तो सर ने 15 दिन पहले पढ़ाई थी। समझ में आ रहा है ना? तो हर क्लास जो आप देखते हो, सुनते हो, वॉच करते हो, उसमें सारा रिवीजन अवेलेबल है। सो आप उसी हिसाब से आप वर्क करा करो कि सर ने आज 3 टेबलों के स्ट्रक्चर देखना बताया है, सर ने डेस्क यूज कर लिया, डिस्क्राइब यूज कर लिया, एक्सप्लेन यूज कर लिया, ये फटाफट लिया, मैंने 3 स्क्रीनशॉट दे दिए, ग्रुप में डाल दिया, ये मेरा रिवीजन हो गया। एरो वेरो के थ्रू हमने एक्सप्लेन कर दिया कि सर ने इस तरीके। तो भाई रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? बेसिकली चीजें समझा रखी है। सो मैंने किस टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं? मैं सिटी का, तो मैंने डिस्क्राइब यूज कर लिया। अच्छा सिटीज है, वेरी गुड। सिटीज क्यों? क्योंकि टेबलों के नाम प्लूरल फॉर्मेट में होने चाहिए, सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? ये चीज मैंने आपको बता रखी है। तो देखो तीनों टेबलों के स्ट्रक्चर मैंने देख लिए हैं। चलिए अब आज की डेट का प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो टर्मिनल पे मैं गया, ओपन इन टर्मिनल, लेट्स स्टार्ट विथ स्क्रैच। सो 0 से स्टार्ट करते हैं ताकि चीजें आपको यूं ऐसा नहीं लगे कि यार पुरानी तो लेक्चर सर 2-3 लेक्चर तो मेरे हुए नहीं, तो आज का लेक्चर मैं क्यों करूं। ये आप लोग सोचते हो कि सर मैं तो अभी 5 दिन पहले वाले लेक्चर पे ही पढ़ा हूं, तो मैं आज का लेक्चर नहीं करूं। पुराने लेक्चर का आज के लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है, सारा चीजें 0 से हमें स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप देखना nextjs.org, और मैं नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट में सेटअप करने वाला हूं। ये नेक्स्ट.js क्या है? ये नेक्स्ट.js आपका बैकएंड फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। फुल स्टैक मतलब इसके अंदर फ्रंट एंड भी है और इसी के अंदर बैकएंड भी है। इसके अंदर फ्रंट एंड का क्या अवेलेबल है? कौन सा फ्रेमवर्क अवेलेबल है? रिएक्ट अवेलेबल। ठीक है ना? तो इसमें रिएक्ट भी है और बैकएंड का नोड.js है हमारे पास। सो इस प्रोजेक्ट को हम सेटअप करेंगे फटाफट। सो यहां पर हम गए और केयरफुली हम प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। सो ये मुझसे प्रोजेक्ट पूछ रहा है, तो मैंने इसको बोल दिया नेक्स्ट 24 नवंबर। इन्हें ध्यान देना कि प्रोजेक्ट के नाम के बीच में भाई स्पेस स्पेस मत दे देना, है ना? कभी भी स्पेस प्रोजेक्ट के नेम में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट का नेम कैपिटल में नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातें आप है ना ध्यान रखना। सो ये रिकमेंडेड नहीं करना है, टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं करना है, और ऐप राउटर मुझे यूज करना है। तो देखो बाय डिफॉल्ट आज क्या सिलेक्टेड आ रहा है? यस आ रहा है। और कभी कभी वो नो पे रहता है, तो वो थोड़ा केयरफुली आप देखा करो। अगर नो पे है तो यस कर देना। ठीक है ना? इंटर किया, इंटर, और ये मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। और साथ साथ में आज मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे प्रिज्मा की जरूरत पड़ेगी। प्रिज्मा, प्रिज्मा क्या है? प्रिज्मा एक लाइब्रेरी है, एक नोड.js की लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू हम किसी भी टाइप के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रिज्मा एक कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है प्रिज्मा ORM नाम से। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है ना? तो ये क्या करता है कि हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, लगभग कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में हम डेटाबेसेस पर काम कर सकते हैं। ठीक है ना? ये जो कर्ली ब्रेसेस वाला पैटर्न है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन कैसे रखते हैं? प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यूज के फॉर्मेट में। तो हमारा जो प्रिज्मा ORM है, ये प्रिज्मा ORM एक्चुअल में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता है आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें इंफॉर्मेशन को कहां रखा जाता है? प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू के पेयर में। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, तो आप फिर दोनों टाइप के डेटाबेसेस पर काम कर पाएंगे, चाहे वो सीक्वल बेस्ड डाटाबेस हो या फिर नो सीक्वल। तो मुझे मोंगोडीबी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मोंगोडीबी पे करंट कैसे करवाना है। मुझे मोंगोडीबी सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या सीखने की जरूरत है? प्रिज्मा। समझ में आ रहा है? सो ये आज हम देखेंगे 1 बाय 1। सो ये हो गया, मैंने ls किया। ls मतलब लिस्ट। ls क्या है? लाइनेक्स की कमांड है। ठीक है ना? और आप W3C पर चले जाओ, W3C स्कूल्स पे चले जाओ। यहां पर आप देखना लाइनेक्स की कमांड सीखने का और भी ज्यादा अगर है तो आप सीखो। और यहां पर मैं आपको बता दूंगा, इसके अंदर ये बैश, ठीक है ना, ये बैश वाला सेक्शन है, बैश। और इसके अंदर ये देखना, ये ls कमांड, cp कमांड, cd, pwd, echo, cat, cp, mv है ना, ये मल्टीपल कमांड्स में टाइम टू टाइम सिखाते हुए चलता हूं। सो दीज आर ऑल लाइनेक्स रिलेटेड कमांड्स। सो वन ऑफ द कमांड वी आर यूजिंग ls।
ठीक है ना। तो एलएस से क्या हो रहा है, मैं टर्मिनल पर लिस्ट देख पा रहा हूं, जिसमें से पहला जो ये होता है ये परमिशन स्ट्रिंग कहलाता है। परमिशन स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर अगर डी है तो डायरेक्टरी है, और डैश है तो फाइल है। तो आपको समझ में आ गया कि ये नेक्स्ट 24 नवंबर वाला मैंने बनाया है, एंड दैट इज अ डायरेक्टरी। सो टू गो इनसाइड अ डायरेक्टरी विच कमांड, विच लाइनेक्स कमांड वी यूज, cd, है ना। और नहीं पता तो फिर भाई यहां चले जाना, ये cd चेंज डायरेक्टरी। cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। तो मैं यहां पर चेंज डायरेक्टरी में जाऊंगा, cd नेक्स्ट 24 नवंबर एलएस किया, ठीक है। यहीं पर मैं कोड डॉट करूं ताकि ये पूरा सोर्स कोड मेरा किस में ओपन हो जाए, वीएस में ओपन हो जाए, और मुझे उस टर्मिनल को मैं क्लोज कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे वीएस के अंदर मेरे पास बिल्ट इन टर्मिनल है ना, ताकि मुझे इधर उधर जंप न करना पड़े व्हाइल आई एम डूइंग सम कोडिंग, ठीक है ना। सो मेरे पास वीएस कोड एडिटर, ये एक स्मार्ट बहुत एडवांस एडिटर है जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडिंग कर सकते हैं, और उसको इस एडिटर के अलावा कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ओपन सोर्स कर रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लगभग दुनिया की जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है उन सबकी कोडिंग आप किधर कर सकते हो, वीएस कोड एडिटर में कर सकते हैं। क्लियर है। सो यहां पर हम गए और प्रोजेक्ट को चालू करते हैं। प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए हमें उसकी पैकेज डॉट जेसन को ओपन करके देखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी कमांड्स है। स्क्रिप्ट सेक्शन में पहली कमांड है डेव, तो इसको चलाने के लिए npm रन, ये डेव कमांड मैंने चलाया, मेरा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है ना। मेरा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट चल गया, और इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर लोकल होस्ट कॉलन 3000 पर मैं हिट करूं तो मेरा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट चल जाएगा, ठीक है। और आप इसमें जाएंगे डॉक सेक्शन में, और नेक्स्ट.जेएस का कौन सा ट्यूटोरियल फॉलो करना है वो डिसीजन होता है कि भाई आपने प्रोजेक्ट कौन सा सेटअप किया है। क्या आपने पेज राउटर नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट सेटअप किया है कि ऐप राउटर सेटअप किया है, ऐप राउटर किया है। तो ट्यूटोरियल हम पूरा कौन सा फॉलो करेंगे, ऐप राउटर। और ऐप राउटर पे आपको जाना है किसमें, लेआउट्स एंड पेजेस पर। लेआउट्स एंड पेजेस पर आप जाएंगे और यहां पर आप डायनेमिक राउट्स पर जाएंगे। कुछ कुछ सेक्शन मिलेंगे आपको अलग अलग, नेस्टेड राउट, ये राउट वो राउट, इसमें से आपको जाना है डायनेमिक सेगमेंट। डायनेमिक सेगमेंट मतलब ये जो यूआरएल में जो आप अपनी वेबसाइट के बाद जो स्लैश लगा के लिखते हैं, ये अगर चेंज होगा तो उसे डायनेमिक सेगमेंट बोलते है ना। चेंज होगा, जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर ये जो पहला justdial.com के बाद ये जो स्लैशेस दिख रहे हैं ना, ये पहला स्लैश दिख रहा है, इसके अंदर मैं चाहूं तो दिल्ली लिखूं, इसके अंदर चाहूं तो मैं मुंबई लिखूं, इंदौर लिखूं, है ना, कोलकाता लिखूं। तो ये जो पहला सेगमेंट है ये फिक्स है कि भाई डायनेमिक है, ये डायनेमिक है, फिक्स तो है नहीं। तो ऐसे सेगमेंट को जिसमें वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम कौन सा सेगमेंट बोलते हैं, डायनेमिक सेगमेंट। तो आप नेक्स्ट.जेएस के किस सेक्शन पे जाके ट्यूटोरियल पढ़ोगे, डायनेमिक सेगमेंट हमें कैसे बनाना। और प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था भाई, डायनेमिक सेगमेंट बनाने के लिए आपको एक फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर की शुरुआत होगी स्क्वायर ब्रैकेट से, और जिस नाम से आपको वो लेना है, ये जो भी वैल्यू आप दोगे ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या, दिल्ली क्या है, दिल्ली कहीं का कैटेगरी का नाम है कि सिटी का नाम है कि स्टेट का नाम है कि कंट्री का नाम है। तो भाई वो जो भी वैल्यू है, जैसे दिल्ली क्या है, दिल्ली इज अ सिटी नेम, तो यहां पर आप स्ट्रक्चर देते समय यहां पर आप उस स्लग का वो नाम दे सकते हो जो उसका वैल्यू आने वाली है। तो यहां पर मैंने किया, यहाँ एसआरसी में गया, ऐप में गया। अब आप, ये आपके ऊपर है कि आपको इसका ये प्लान करना पड़ेगा। तो भाई आपको कितने सेगमेंट चाहिए, 2 सेगमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो एसआरसी ऐप के अंदर जाऊंगा, ये पहला सेगमेंट मुझे ये लिया मैंने, और ये मेरा क्या हो गया, सिटी नेम। ध्यान रखना, सेगमेंट शुड ऑलवेज बी इन स्मॉल लेटर, इट शुड नॉट हैव एनी स्पेस। समझ में आ रहा है ना। सो सिटी स्पेस नेम अलाउ नहीं है, सिटी नेम एक साथ लिखना है और स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है ना। सो ये मैंने लिख दिया, तो ये मेरा पहला सेगमेंट क्लियर हो गया। और दूसरा सेगमेंट क्या है, कैटेगरी। तो यहां पर इसके अंदर जाके फिर से मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट का फोल्डर बना लूंगा, कैटेगरी, ठीक है ना, और एंटर किया। तो आपके एक्चुअल टेबल का नाम तो बिजनेस कैटेगरीज है, तो एक्चुअल टेबल के नाम और उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आप चाहो तो एक जैसा भी रख सकते हो ना, आप चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो। सो मैंने यहाँ पर कैटेगरी ले लिया। अब कैटेगरी के अंदर में मुझे क्या लेना है, तो वो आप यहां पर जाके देखेंगे, और अंदर ही अंदर आपको क्या करना है, पेज नाम की फाइल बनानी है, पेज डॉट जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। आप बिगिनर हो तो आप जावास्क्रिप्ट लेके चलोगे, आप एक्सपीरियंस जिस दिन बन जाओगे, आपको कंपनीज में प्लेस हो जाओगे, उस दिन आपको शायद किस पे काम करना पड़ेगा,
टाइपस्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा, है ना। जो लाइव प्रोजेक्ट है, जो बड़ी कंपनी है, वो फिर जावास्क्रिप्ट को अवॉइड करती है, फिर वो क्या यूज करती है, टाइपस्क्रिप्ट ही यूज करती है। बट हम तो अभी सीख रहे हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट लेके हम अपना ट्यूटोरियल असाइनमेंट जो भी है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो समझ में आ गया। सो इसके अंदर गए और हमने कैटेगरी वाले फोल्डर के अंदर हमें बनाना है क्या, पेज डॉट जेएस नाम की फाइल बनाई, और पेज डॉट जेएस नाम की फाइल बनाई। एंड बिकॉज दिस इज अ पेज, दिस इज नॉट अ राउट, दिस इज अ पेज। सो पेज मतलब फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड मतलब रिएक्ट, और रिएक्ट के अंदर पेज बनाने के लिए हम कंपोनेंट यूज करते हैं, दो टाइप के कंपोनेंट, आरसीसी और आरएफसी। आरसीसी यूज नहीं करना है क्योंकि ये अब आउटडेटेड हो गया है, तो हम क्या यूज करेंगे, आरएफसी। तो पेज डॉट जेएस के अंदर आंख बंद करके आप आरएफसी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो आरएफसी विल क्रिएट सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्ट फंक्शन का। तो ये जब भी हम पेज बनाएंगे तो आरएफसी का लिख के ना टैब जनरेट करवा लेंगे, तो हमारा ये पेज बन जाएगा। सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट देखा हमने, यहां पर गए, ये पहला तो हमारा दिल्ली हो गया, दूसरा हमारा होटल्स हो गया, और आप देखना ये जैसे ही किया तो ये मेरा पेज आ गया, ठीक है ना। सो ये हुआ, क्लियर हुआ। अब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स डीबी में भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सो यहां पर ठीक है ना। सो जितना हो सके आपको गुई को अवॉइड करना है। इसका गुई ओपन करने के लिए बता रखा है भाई मैंने, क्या अपाचे को चालू करना पड़ेगा, और यहां जाके क्या लिखना पड़ेगा, सर लोकल होस्ट स्लैश php myadmin। सो php myadmin इज अ गुई फॉर एक्सेसिंग MySQL डेटाबेस, ठीक है ना। सो अगर अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप गुई को अवॉइड करना है। जितना भी काम होगा वो हम किससे करेंगे, टाइप कर करके, मतलब कमांड लाइंस पर ज्यादा एक्सपर्टाइज करना है आपको, ठीक है ना। तो आप देखो ये जस्ट डायल यहां पर मैं गुई में भी देख पा रहा हूं, और यहां पर मेरे को सिटी पता चल पा रही है, सब चीजें क्लिक कर करके मैं कर पा रहा हूं। क्या कोई भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरे को लिखना पड़ रहा है क्या? तो आप खुद बिगिनर हो, अगर आप स्टार्टिंग में ही गुई यूज करने की हैबिट बना लोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए php myadmin हमें यूज नहीं करना। अगर आपको तीनों टेबलों पे काम करनी है, डाटा देखना है, तो भैया कमांड चलाओ, सीखो, देखो। सो चलिए हम गए और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज, तो भाई मैं सिटीज का डाटा देखना है, तो ये देखो ये आ गया, ठीक है ना। तो आई हैव अ सिटी कॉल्ड दिल्ली, आई हैव अ सिटी कॉल्ड दिल्ली। लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड दी select star from business underscore categories. So business category has a category called hotels. Okay, it has some records. If you don't have any records, you can't get the records. भाई टेबल ही खाली होगी तो रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड होना पड़ेगा। यहाँ पर इन जस्ट डायल वालों ने भाई रिकॉर्ड डाल रखे कि नहीं डाल रखे, ये डाटाबेस में डाल रखे होंगे, तभी तो डाटा उठ के आ रहा है। तो भाई सबसे पहले असाइनमेंट करने के लिए सारी चीजें तैयार कर लो, डाटाबेस बना लिया, टेबलें बना ली, टेबलों में रिकॉर्ड डाल दिए, यह सारा काम अपन कर लेंगे। नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप बना दिया, ये 2 डायनेमिक सेगमेंट्स बना लिए, क्लिक करते ही पेज लोड हो गया। काम को है ना धीरे धीरे आगे बढ़ा। आपको पता है आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, चल रहे हैं ना अपन सही डायरेक्शन में। अब ये इन डाटा को, इस डाटा को यहां से हमें एक्सेस करना, इन दोनों डाटा को, इन दोनों डाटा को एक्सेस करके यहाँ डिस्प्ले करवा दो, ताकि आपको ये पता चल जाएगा यू आर एबल टू एक्सेस द डायनेमिक सेगमेंट 1 एंड यू आर एबल टू एक्सेस डायनेमिक सेगमेंट 2। इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई नेक्स्ट जेएस में अगर यूआरएल में कोई सेगमेंट में कोई डेटा आ रहा है तो कैसे एक्सेस करोगे, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, मैंने आपको सिखा रखा है। तो चलिए यहां पर हम गए, और यहां पर देखो इन्होंने पैराम्स नाम से रीस्ट्रक्चरिंग कर रखी है। तो यहां पर हम गए और यहां पर हम गए, सो फॉर्मर यहां पर ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन। स्टेप सेकंड फंक्शन कॉलिंग, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई पेज नाम का फंक्शन है, मान लो मेरे पास कोई पेज नाम का अगर फंक्शन की डेफिनेशन है, तो मैं उसको कॉल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं सर? पेज नाम की फंक्शन की कॉलिंग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कॉलिंग करते समय जो अगर मैं कुछ डेटा अगर दूंगा तो उसे क्या बोलूंगा, एक्चुअल आर्गुमेंट, है ना। कितने एक्चुअल आर्गुमेंट में दे सकता हूं, मल्टीपल। जितने एक्चुअल आर्गुमेंट दूंगा उतने ही एक्चुअल आर्गुमेंट मुझे रिसीव करने पड़ेंगे। फॉर्मल आर्गुमेंट 1 कॉमा फॉर्मल आर्गुमेंट 2 कॉमा फॉर्मल आर्गुमेंट। भाई ये बेसिक्स मैंने खूब सिखा रखा है, खूब,
तो इसका जो पहला एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, इट कैन बी ऑफ टाइप एनीथिंग। यहां पर आप देखो, ये देख देख के सीख लो भाई, इसका स्ट्रक्चर है। मैं बता रहा हूं, मेरे सीखने का स्ट्रेटेजी में है ना, बेसिक चीजों से कंपेयर कर करके चीजें सीखा हूं, ठीक है ना। तो इसका ये देखो, ये व्हाट इज दिस, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, गॉट इट, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। समझ में आ रहा है? ये मेरा क्या है, फर्स्ट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फिर आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े, और इसका डिटेल। द फर्स्ट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इट कैन बी ऑफ टाइप एनीथिंग। सो वो जो फर्स्ट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट उन्होंने क्या किया, एक डीस्ट्रक्चर कर लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उस ऑब्जेक्ट में इन्होंने पेज कॉलन पेज। समझ में आया? सो ये देखो, ये प्रॉपर्टी है, ये कॉलन, ये वैल्यू है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि भाई जब प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों का नाम अगर सेम हो तो उसको शॉर्ट हैंड में लंबा चौड़ा लिखने की बजाय उसको शॉर्ट रूप में आप लिख सकते हो, दैट इज द नेम ऑफ ओनली प्रॉपर्टी। सो ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया। ये जब आप आरएफसी कर रहे हो तब ये स्ट्रक्चर बना, ये यहां पर ये बना, ये एक फंक्शन बना, और इस फंक्शन के अंदर यहां पर जो भी लिखूंगा इट इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट। यहां पर ये क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट। लिखना आप साथ साथ में। इस फॉर्मल आर्गुमेंट में मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में मुझे डीस्ट्रक्चर किया मैंने, क्या, पेज। और आप चाहें तो ये पेज कॉलन पेज ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर मैंने क्या किया, ये वाला यूज किया पर्टिकुलर, ये कोड मैंने लिखा, यहां पर पेस्ट किया, प्रॉपर इंडेंट करूंगा। और जब भी अवेट होगा तो फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, असिंक बनाना पड़ेगा। याद रख लेना, जहां पर अगर अंदर अवेट है तो पेरेंट फंक्शन को क्या बना देना, असिंक बना देना, क्योंकि ये रूल है। अगर अवेट है तो असिंक होगा, और असिंक लिखा है तो अंदर अवेट लिखना मैंडेटरी है। सो देखो ये सारे एरर्स चले गए हैं। पैराम्स, अब ये जो स्लग है कि पैराम्स मतलब पैरामीटर्स, तो फर्स्ट पैरामीटर्स जो है मेरा, द फर्स्ट पैरामीटर इज माय सिटी नेम। सो यहां पर ये जो पहला है दिस इज सिटी नेम। सो यहां पर आप डी स्ट्रक्चर करोगे सिटी नेम कॉमा, और क्या स्ट्रक्चर करोगे आप, कैटेगरी आप स्ट्रक्चर करोगे, और ये फालतू की चीजें आप हटा देना, और इसको आप यहां पर कर्ली ब्रेसेस में यहां पर इसको इवेल्युएट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये मैंने यहां तक मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, इतना तो मैं सिखा चुका हूं। कि अभी तक तो मैंने पूरा क्या करवाया है, अभी तक आपको रिवीजन कराया है। सो ठीक है, ये पेज नहीं है बल्कि क्या है, पैराम्स, पैराम्स कॉलन पैराम्स। आ गया दिल्ली होटल्स। अगर यहां पर मैं लिखूंगा नीमच, इंटर नीमच होटल्स, तो जो यूआरएल में क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, अब समझना कहानी यहां से ही स्टार्ट हो रही है अपनी। कौन सी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है ना, कहानी यहां से चालू हो रही है आपकी। सर इसको अच्छी तरीके से समझो। कोई सा भी वेब एप्लीकेशन बनाओगे किसी भी टेक्नोलॉजी में, जावा में, पाइथन में, अगर वेबसाइट बना रहे हो तो भाई कहानी यहां से चालू होगी। किधर से, क्लाइंट से। क्लाइंट ने आपने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट किधर गई, सर्वर पर गई। सर्वर पर क्या अवेलेबल है, डाटाबेस है, डाटाबेस से डाटा आके, और सर्वर आपको बदले में क्या दे देगा, रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है ना। सर्वर आपको बदले में क्या दे देगा, रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है ना। सो क्लाइंट से अब मैं डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन बना देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो। रिक्वेस्ट का क्या हो जाएगा, उल्टा रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको केयरफुली मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो, क्लाइंट से आपने क्या टाइप किया, http:// लोकल होस्ट कॉलन 3000 /Delhi/hotels। समझना केयरफुली, इस डायग्राम में मैं इतना अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। देखो, तो बताइए मुझे कि ये लोकल होस्ट कॉलन 3000/Delhi/होटल मैंने कहा लिखा, क्लाइंट। क्लाइंट मतलब गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम जो है, ये किस पे काम कर रहा हूं मैं, गूगल क्रोम पे काम कर रहा हूं ना। दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट खोलनी है तो मुझे क्रोम यूज करना पड़ेगा, या सफारी यूज करना पड़ेगा, फायरफॉक्स यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। सो योर वेब ब्राउजर इज अ एग्जांपल ऑफ client. With the help of this web browsers, I can make what? I can make some requests with some data, and this data will be received on server side. Here server side, who is server side?
माई नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन इज वर्किंग एज सर्वर साइड। मेरी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन क्या काम कर रही है? सर्वर साइड, है ना। मेरी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन क्या कर रही है? आने वाले डेटा को रिसीव कर रही है, उसको लिया और वापस उसने क्या कर दिया? मेरे को रिटर्न दे दिया, ठीक है ना। आप ये देखो, ये पेज नीमच होटल्स, ये कहां लिखा हुआ आ रहा है? ये रिस्पॉन्स में दे दिया उसने, ठीक है ना। ये रहा, समझ में आया? मेरे नेक्स्ट जेएस ने क्या किया? आने वाले इसको पकड़ा, इसको पिक किया, होटल्स को पिक किया और उसने रिस्पॉन्स में दोबारा क्या कर दिया? मुझे ये दे दिया। तो समझ में आ रहा है ना। सो बेसिकली क्या चल रहा है? क्लाइंट सर्वर का एक लूप चल रहा है, ठीक है ना। आप जैसे ही ब्राउजर पे जाके जैसे इंटर किया, रिक्वेस्ट गई, नेक्स्ट.जेएस के पास गई, नेक्स्ट.जेएस ने उन दो डाटा को उठाया, पहले यूआरएल सेगमेंट को उठाया, दूसरे यूआरएल सेगमेंट को उठाया और वापस उसने क्या कर दिया? वापस रिटर्न दे दिया। अब अपने को करना क्या है? यूआरएल से डाटा को उठाना है। पहले यूआरएल सेगमेंट को उठाया, दूसरे यूआरएल सेगमेंट को उठाया। अब किससे पूछेंगे अपन? डेटाबेस से पूछेंगे। डेटाबेस से जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम उसको रिटर्न करेंगे। तो थोड़ा सा यहां पर अब हमारे इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट किसका हो जाएगा बताइए? हमारे पास डेटाबेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और कौन से डेटाबेस का? नाइसक्यूएल। और इस डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए, इस डेटाबेस से पूछने के लिए, इस डेटाबेस से पूछने के लिए मैं यहां पर किसका यूज करूंगा? प्रिज्मा ओआरएम का यूज। आई थिंक मैंने आपको पूरी चीज अच्छी तरीके से बता दी। सो प्रिज्मा ओआरएम को मुझे कहां इंस्टॉल करना है? नेक्स्ट.जेएस पर। अब यहां पर ये नेक्स्ट.जेएस इज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क। नेक्स्ट.जेएस इज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क। फुल स्टैक फ्रेमवर्क का मतलब हो गया नेक्स्ट.जेएस आपका सर्वर साइड पर भी नेक्स्ट.जेएस काम कर रहा है और नेक्स्ट.जेएस आपका क्लाइंट साइड पर भी काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। सो नेक्स्ट.जेएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है, मॉडर्न फ्रेमवर्क है, 2025 वाला लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, जिसमें आप क्लाइंट की वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट भी पूरा के पूरा किसमें बना सकते हो? नेक्स्ट में बना सकते हो। और क्लाइंट के अगर सर्वर, क्लाइंट के एप्लीकेशन की अगर बैकएंड प्रोग्रामिंग करनी है वो भी आप किससे कर सकते हो? आप नेक्स्ट.जेएस से कर सकते हो। सो नेक्स्ट.जेएस इज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क। फुल स्टैक मतलब फ्रंट एंड भी इन्वॉल्व है और बैकएंड भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। ये आई थिंक मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अब अगला टास्क हमारा क्या है? इन कैटेगरीज को ले लिया, जो कि मैंने ले लिया है और वापस रिटर्न भी कर दिया है। अब मुझे यहां पर बस ये लिया है और दिया है, ये इतना पार्ट पैरामीटर्स को लिया है। वी आर रिसीविंग, यहां पर वी आर रिसीविंग पैराम्स। एंड अगला पार्ट क्या हो रहा है? वी आर रिटर्निंग, ठीक है। समझ में आया? हमने लिया है और दिया है। तो लेने और देने के बीच में हमें क्या करना है? डीबी इन्वॉल्व करना है। व्हाट वी वांट टू इंट्रोड्यूस द डाटाबेस, ठीक है ना। तो बस कोड करना है हमें। सो यस, वी नीड प्रिज्मा, वी नीड प्रिज्मा। प्रिज्मा को ओआरएम पर गए, प्रिज्मा ओआरएम पर गए और हमें, बिकॉज प्रिज्मा इज नॉट बिल्ट इन नेक्स्ट.जेएस, नेक्स्ट.जेएस के अंदर बिल्ट इन नहीं है, नोड.जेएस के अंदर बिल्ट इन नहीं है। बिल्ट इन नहीं है मतलब अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कोई भी लाइब्रेरी जो आप अलग से इंस्टॉल करते हो उसे क्या बोलते हैं हम? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को, किसी भी ऐसे कोड को जो अलग से इंस्टॉल करना पड़ रहा है उसे क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी। और थर्ड नेक्स्ट.जेएस के या नोड.जेएस की जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरियां होती हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए आप npm इंस्टॉल कमांड का उपयोग किया जाता है। ये जैसे ही npm इंस्टॉल लाइब्रेरी का नेम लिखते हो तो ये रिक्वेस्ट कहां पर जाती है? ये रिक्वेस्ट जाती है https, बताओ, बता रखा है मैंने, ठीक है ना। तो जब भी आप लिखोगे, जब भी आप npm इंस्टॉल ऐसी कोई भी लाइब्रेरी जहां पर, यहां पर अब मुझे क्या इंस्टॉल करना है? प्रिज्मा इंस्टॉल करना है। और जैसे ही ये इंस्टॉल करूंगा तो ये रिक्वेस्ट कहां जाएगी? हमारी npm.js नाम की वेबसाइट पर जाएगी। वहां से ये सोर्स कोड उठाएगा, ठीक है ना। यहां से ये सोर्स कोड उठाएगा। यहां पर हम देखते हैं क्या प्रिज्मा अवेलेबल है। ये आप सर्च करोगे, देखो प्रिज्मा अवेलेबल है कि नहीं है। ये प्रिज्मा की कोडिंग अवेलेबल है यहां पर। तो यहां से कोड आके आपके लोकल लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो आ गया, ठीक है ना। सो चलिए, टर्मिनल मैंने स्टार्ट किया, यहां से ब्लैक टर्मिनल लिया और मैं क्या इंस्टॉल करने जा रहा हूं? प्रिज्मा इंस्टॉल करने जा रहा हूं। और यहां से आप ORM पर चले जाइए, क्विक स्टार्ट, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें बता रहा है कि आपके पास या तो नोड.जेएस का 20 वर्जन हो, 22 हो या 24 हो। तो देख लेते हैं हमारे पास नोड डैश क्या है,
22 है, तो मैं प्रिज्मा ओवरएम को यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके लिए इसने ये बताया कि आप अपने प्रोजेक्ट पे चले जाओ और इनिशियलाइज अ टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। तो हमें टाइपस्क्रिप्ट वाला प्रोजेक्ट, तो ये वाली कोडिंग हम स्किप कर देंगे क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। इंस्टॉल रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज, तो इस प्रिज्मा को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीजें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी वो इसने दोनों कमांडें बता दी है। मैं वन बाय वन इन कमांड को लेता हूं और इंस्टॉल करता हूं। आप चैट से भी पूछ सकते हो कि भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो जावास्क्रिप्ट वाला प्रोजेक्ट है और मुझे प्रिज्मा को इंस्टॉल करना है, तो भाई कौन सी कमांड है, तो वो आपको एक एग्जैक्ट कमांड दे देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने ये चीजें ले ली है, इसने इसने पीजी ले लिया है, पोस्टग्रेस वाला ले लिया है, चीजें बहुत सारी ऐसी चीज ले ली है जो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। तो आप थोड़ी प्रॉपर जीपीटी से पूछ के ना आप उससे ले सकते हैं। आई एम यूजिंग JavaScript based Next.js project. I want to install Prisma project with MySQL DB। ठीक है ना। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरे पास एक Next.js का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं MySQL यूज कर रहा हूँ और मुझे Prisma ORM इंस्टॉल करना है। तो वो आपको एक प्रॉपर ये दो कमांड सिंपल वाली दी है ना। तो समझ में आ रहा है। तो आप यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपको वो बता देगा, जीपीटी आपको बता देगा, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो इसने दो चीजें इंस्टॉल करी, एक तो प्रिज्मा इंस्टॉल किया और दूसरा प्रिज्मा क्लाइंट। एंड दिस प्रिज्मा क्लाइंट विल एबल टू कम्युनिकेट विद द डाटाबेस। तो डाटाबेस से बातचीत करने के लिए आपको क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि डाटाबेस खुद एक प्रकार का सर्वर है। तो सर्वर से बातचीत करने के लिए कौन चाहिए, क्लाइंट। टीचर से बातचीत करने के लिए कौन चाहिए, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट पूछेंगे, टीचर जवाब देगा, क्लाइंट पूछेगा, सर्वर जवाब देगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये बेसिक एक रिलेशन है। ये मैंने कर दिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिज्मा को मुझे इनिट करना पड़ेगा। प्रिज्मा को मैंने इनिशियलाइज किया और ये सारी चीजें यहां पर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना। ये प्रिज्मा हमारे पास आ गया और आप देखना दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई थी कि यहां पर ये आ जाएगा डाटाबेस यूआरएल। तो डाटाबेस यूआरएल ये देखो। ठीक है। उसके बाद .env में जाके आप अपना ये कांस्टेंट आप रिप्लेस कर देना। हो सके तो कमेंट कर दो। कमेंट करने के लिए उस लाइन के आगे पहला कैरेक्टर कौन सा लगाओगे आप, हैश, है ना। हैश लगा दिया मतलब वो लाइन कमेंट हो गई, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो छोड़ देगा उस लाइन को। वो कोड कैसे चलता है, टॉप से बॉटम चलता है कि बॉटम से टॉप एग्जीक्यूट होता है। आप बुक्स कैसे पढ़ते हो, नीचे से ऊपर पढ़ना चालू करते हो कि ऊपर से नीचे पढ़ते हो। दुनिया की हर लैंग्वेज नीचे से ऊपर पढ़ी जाती है, ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है, ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है। तो बेचारा कंप्यूटर भी कैसे कोड पढ़ता है, टॉप टू बॉटम। ये बिहेवियर जो ह्यूमन बिहेवियर है वो ही कंप्यूटर का बिहेवियर है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर लाइन नंबर 1 पढ़ेगा, उसको क्या मिल गई, पहले ही छोड़ दो क्योंकि हैश लगा हुआ है मतलब कमेंट है, इस लाइन को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, और लास्ट में ये वाली लाइन वो एग्जीक्यूट कर देगी। वो अंदर जो भी कोडिंग कर रखी होगी उस हिसाब से वो चल जाएगा। सो यूजर नेम क्या है हमारा, रूट। पासवर्ड क्या है, नहीं है, 3306। और डाटाबेस कौन सा है हमारा, जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी नाम का डेटाबेस है। ये मेरा कांस्टेंट बन गया। .env में लिखने वाले वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है कि कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल। सो डेटाबेस यूआरएल इज अ कांस्टेंट। ठीक है ना। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ी है आपने, पाई, पाई की वैल्यू पता है क्या होती है, 3.14। पाई की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, फिक्स है। जो चीज फिक्स है, जो कभी चेंज ना हो, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो पाई का अगर मुझे वेरिएबल बनाना है तो मैं कैपिटल में लिखूंगा। ठीक है ना। तो आप चीजें समझ गए होंगे कि जो भी चीज कैपिटल में लिखी है .env में उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की कोई ना कोई क्या होती है, वैल्यू होती है।
ठीक है ना। हमारे केस में डाटाबेस यूआरएल कांस्टेंट की ये वैल्यू, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद प्रोवाइडर में माई हमने लिखा, यहां पर प्रोवाइडर में प्रिज्मा क्लाइंट लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, और प्रिज्मा क्लाइंट जेएस, प्रिज्मा क्लाइंट जेएस, ठीक है ना, ये मैंने लिखा। और ठीक है ना, ये मैंने लिखा। अब बताओ कि प्रिज्मा मैंने आपको सिखा रखा है, प्रिज्मा में जो भी टेबल आपको बनानी है उसकी एंट्री यहां पर स्कीमा डॉट प्रिज्मा में होनी चाहिए, जबकि कुछ टेबलें मैंने पहले से बना दी। अब मैं यहां से वो क्या ओपन कर लूं सर, PHP माइट में, यहाँ पर आप देखो जस्ट डायल नाम की कुछ टेबलें मैंने पहले से बना दी, कुछ टेबलें मैंने मैनुअल बना दी। मगर ये जो मैनुअल टेबलें मैंने बनाई थी, ये मैंने मैनुअल बनाई थी, मैंने प्रिज्मा के थ्रू तो बनाई नहीं थी। मैंने कैसे बनाई थी, क्रिएट टेबल वाली एसक्यूएल कमांडो से। तो इन टेबलों की जो डेफिनेशन से मुझे किधर लोड करनी पड़ेगी, प्रिज्मा के अंदर। तो बताओ कौन सी कमांड बताई थी, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो फटाफट बता दोगे। हाँ वेरी गुड, प्रिज्मा डीबी पुल। मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को मत बोलना कि ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। एनपीएक्स प्रिज्मा डीबी पुल, एनपीएक्स प्रिज्मा डीबी पुल कमांड से क्या होगा, वो माइस्क्ल में जाएगा, टेबलों को पढ़ेगा और उन टेबलों की डेफिनेशंस को प्रिज्मा स्कीमा प्रिज्मा वाली फाइल से कंपेयर करेगा, जिसकी डेफिनेशंस नहीं मिली वो माइस्क्ल से इधर लोड कर देगा। समझ में आ रहा है ना। सो चलिए ये मैंने किया, परफेक्ट। क्या किया उसमें, देखो मॉडल्स लिया है, मॉडल मतलब टेबल। ये जितने भी टेबल आप जो टेबलें बोलते हो ना सीक्वल के अंदर, वो प्रिज्मा के अंदर उनको टेबल नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। तो हर टेबल का मॉडल वाला डेफिनेशन आ गया, ठीक है ना। ये देखो आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। अब प्रिज्मा आसानी से काम कर सकता है क्योंकि जो टेबलों में अवेलेबल है एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशंस यहां पर लोड हो गई। अब प्रिज्मा आराम से काम कर सकता है, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें मैंने लोड करवा दी, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, रन माइग्रेशंस। सो दिस विल क्रिएट टेबल्स। सो हमारी टेबल तो ऑलरेडी बनी बनाई है, तो आप अपना माइग्रेशन वाली कमांड चाहें तो चला सकते हैं, और इसको मैं चला देता हूं एक बार। और ये माइग्रेशन का नेम है माई वन, माइग्रेशन का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब इस माइग्रेशन को चलाने से पहले वो वार्निंग बोल रहा है कि अगर आप इस माइग्रेशन को चलाओगे तो वो सारा डेटा उड़ जाएगा। उड़ जाएगा मतलब जो ये सिटीज विटीज डाल रखी ना मैंने पहले से, ये सारा डेटा चले जाएगा, इसलिए माइग्रेशन हम अभी रन नहीं करेंगे। अगर मैंने कर दिया तो ऑल डाटा विल बी लॉस्ट, सारा डाटा चले जाएगा, क्योंकि नई टेबलों की डेफिनेशन लोड होगी तो सारा डेटा आपका उड़ जाएगा। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से एंट्रियां कर करके बताऊं, तो मुझे माइग्रेशन इस केस में नहीं चलाना है। आगे बढ़े, अब यूज प्रिज्मा क्लाइंट इन द नेक्स्ट जेस। सो यहां पर मुझे प्रिज्मा क्लाइंट का उपयोग करना पड़ेगा। तो आपको प्रिज्मा क्लाइंट का उपयोग कहां करना है, उस पेज पर जहां पर आपको जरूरत पड़ रही है ना। मुझे इस पेज पर जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। सो यहां पर मुझे प्रिज्मा क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी। सो प्रिज्मा क्लाइंट को मैंने यूज करना है, तो मैं यहां पर इसका कोड इसको सप्लाई करता हूं, यूज प्रिज्मा क्लाइंट हियर, ठीक है ना, टू गेट कैटेगरीज। सिर्फ इतना मैंने लिखा, और देखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर को किस तरीके से इंप्रूव करता है, ठीक है ना। सो आप देखिए हमारा पैरामीटर्स हमने रिसीव किए, और पैरामीटर्स रिटर्न करने से पहले उसने क्या यूज किया, प्रिज्मा क्लाइंट का यूज किया उसने, ठीक है ना, प्रिज्मा क्लाइंट का यूज किया। सो इस प्रिज्मा क्लाइंट को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं आपके सामने, यहाँ ऊपर ऊपर मैं यूज कर लूं इंपोर्ट एरिया में, ठीक है ना। तो पहला इंपोर्ट एरिया में मैंने प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद उसको मैं यहां पर यूज करूंगा। तो देखो यहां पर फॉर्मूला मैं बता देता हूं,
समझ में आ रहा है? तो प्रिज्मा, प्रिज्मा मॉडल, लिस्टिंग, मेथड, फाइंड मेनी। मॉडल मतलब, फिर लिख लिख के याद करो, मॉडल मतलब टेबल, मॉडल मतलब टेबल। सो आप अपने इसमें जाओ, आपको अभी इसमें जाओ, आपको सिर्फ इस सिटी का डेटा देखना है, मान लो सिटी का डेटा देखना है, तो मेरे मॉडल का नाम क्या है? सिटी। जो टेबल है उसी को आप मॉडल बोल रहे हो प्रिज्मा के अंदर। तो मुझे किसका डाटा चाहिए? सिटी का चाहिए, तो मैं यहाँ सिटी ले लेता हूं। सो प्रिज्मा डॉट सिटीज, ठीक है ना। और यहां पर ये मैं कुछ भी एक्चुअल आर्गुमेंट सप्लाई ना करूं, और यहां पर मेरा सिटीज आ जाएगा, और इस सिटीज को मैं यहां पर डंप करवा सकता हूं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से मैं इसको डंप करवा सकता हूं। सो यहां पर मैंने डंप करवाया, ठीक है ना। सो प्रिज्मा क्लाइंट हमने कर दिया है। देखते हैं ना, जीपीटी को ये एरर देते हैं, और पर्टिकुलर बिल्ड एरर आ रही है, ठीक है ना। सो you are getting error because Next.js cannot find lib prisma in the expected folder structure। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, इस एट द रेट का मतलब है रूट लेवल। एट द रेट का मतलब जहां से आपकी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। तो प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से हो रही है? एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर। तो एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर इसको क्या चाहिए? लिब नाम की डायरेक्टरी चाहिए। क्या एसआरसी के अंदर लिब नाम की डायरेक्टरी है? हमारे केस में है क्या? नहीं, इसीलिए वो बोल रहा है नॉट फाउंड। तो भाई वो सारी चीजें यहाँ पर वो जीपीटी भी आपको समझाएगा कि भाई एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर एसआरसी के अंदर लिब नाम की डायरेक्टरी चाहिए। ये जीपीटी पूरा समझ गया कि देखो आपके इसमें ऐसा ऐसा नहीं होगा। उसको हमारे स्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं है, मगर बता बिल्कुल सही रहा है। तो इसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है ना। तो आप ये लिब नाम की डायरेक्टरी बना लो। किसके लेवल पर? लिब नाम की डायरेक्टरी बनानी है किसके लेवल पर? ऐप के लेवल पर। सो फटाफट हम गए एसआरसी के अंदर, और लिब नाम की मैंने क्या किया? लिब नाम की डायरेक्टरी बना ली। ये लो, अब उसके अंदर मुझे क्या करना है? प्रिज्मा डॉट जेएस नाम की फाइल बना लेते हैं। जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करना है। लेट्स क्रिएट दी क्लाइंट फाइल। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? ये कोड भी दे रहा है यहाँ पर, क्या प्रिज्मा क्लाइंट को यूज करो और बाद में प्रिज्मा को आप क्या करो? उसको एक्सपोर्ट करवा दो। सो कुछ नहीं किया, ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं सेव करूं, आउटपुट देखूं, शायद अब मेरी एरर चली जाए। अब यहां पर दिस मीन्स प्रिज्मा क्लाइंट इज नॉट जनरेटेड येट। इसका मतलब है प्रिज्मा क्लाइंट आपने अभी तक जनरेट नहीं किया है। तो वो ये पूरा बताएगा कि आप ये कमांड का यूज करो, ये यूज करो। सो मैं दोबारा से प्रिज्मा क्लाइंट जनरेट करवा लेता हूं। ठीक है ना। ये सारी चीजें होने पर क्या मेरी पुरानी चीजें डिलीट तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है ना। क्या स्कीमा में कुछ चेंजेस हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़े, ये हो गया। ये होने के बाद क्लाइंट इंस्टॉल हो गया ना अपना, ये किया ना, npm इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट। सो इसको हम, इसमें मैं एक बार इसको माइग्रेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं माइग्रेट करता हूँ। अब यस, ये जब तक आप माइग्रेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता होगा, जब भी आप नेक्स्ट जेस में काम करते हैं तो आपको पता है एक माइग्रेशन वाली टेबल बनती है कि नहीं बनती? तो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं चलेगा कि आप पहले टेबलें बना लो ना फिर वो करो, क्योंकि वो आप देखो ना आपकी सारी टेबलें अवेलेबल है मगर एक इंपॉर्टेंट टेबल को छोड़, माइग्रेशन नाम की एक टेबल बनती है जिसके अंदर प्रिज्मा मेंटेन करता है कि कब कब माइग्रेट किया, कितनी टेबलों को माइग्रेट किया, वो सारी जानकारी उस इंपॉर्टेंट टेबल में होनी चाहिए। तो मैं अभी ऐसा करता हूं, चूंकि मैंने सारी स्कीमा को सिंक करवा लिया, तो अब मैं जाके यहाँ पर क्या करूंगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ऑपरेशन में जाऊंगा और सारी टेबलों को मैं यहाँ से उड़ा दूंगा। आप स्ट्रक्चर में जाइए, इन सारी टेबलों को पकड़ो, सारी टेबलों को मैंने सिलेक्ट किया और यहां से इन सारी टेबलों को मैं क्या कर दूंगा, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब सारी टेबलों को उड़ाना है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी टेबलों की डेफिनेशंस मेरे पास कहां स्टोर्ड है, प्रिज्मा फाइल के अंदर है। तो बस मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दोबारा से इन कमांड को, नीट वाली कमांड को, माइग्रेट वाली कमांड को मैं करूंगा, तो देखना मेरी सारी डाटा आ जाएगा, आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट देखना, अब आप वो सारी टेबलें आ गई, मगर उसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट टेबल जिसकी हमें जरूरत थी, अंडरस्कोर प्रिज्मा माइग्रेशन, ये भी टेबल आ गई है। और शायद अब हमारे पास दिक्कत नहीं आए, और हम इसको देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रिज्मा क्लाइंट इज नॉट जनरेटेड। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर डॉट प्रिज्मा और ये हम करेंगे। और पहले तो देख लेते हैं क्या नोड मॉड्यूल्स के अंदर डॉट प्रिज्मा नाम की डायरेक्टरी बनी कि नहीं बनी। नोड मॉड्यूल्स के अंदर डॉट प्रिज्मा नाम की डायरेक्टरी बनी कि नहीं बनी, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। npm run dev npx prisma generate, npx prisma generate, एक बार और फिर से चलाते हैं। ग्रेट, दिस एक्सप्लेन द होल इशू, योर प्रिज्मा क्लाइंट इज नॉट जनरेटेड इन द डिफॉल्ट लोकेशन। तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपने प्रिज्मा क्लाइंट जनरेट किया है उसको डिफॉल्ट लोकेशन पे जनरेट नहीं हुआ है, वो कहीं और हुआ है। तो उस हिसाब से आपको अपना कोड को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिक्स, रिकमेंडेड, रिमूव ओवरराइड एंड डिफॉल्ट आउटपुट पैरामीटर। So we need to do some changes in the prisma config.ts file. So let's see where is the prisma config.ts file. Yes, we तो ये मैंने पर्टिकुलर यहाँ पर मैं फाइल का नाम दूंगा, शिफ्ट इंटर किया और फाइल के नाम के बीच में ये हमने कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट किया। तो देख लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखो, दिस ब्रेक्स द नेक्स्ट जेस। सो योर जनरेटर मस्ट लुक लाइक प्रिज्मा क्लाइंट डॉट जेएस। सो इसके अंदर मुझे रिमूव द कस्टम आउटपुट, ये आउटपुट जो हमने यहाँ पर दे रखा है, यस, ये लाइन दिक्कत देगी। तो वो प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे, भाई ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, कुल मिला के यू हैव एन एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नहीं है 5-10 मिनट बैठे और आपको समझ में नहीं आ रहा है, यार लगे रहना पड़ेगा, वो प्रॉम्प्ट देते जाओ, करवाते जाओ, करवाते जाओ। आजकल इतना, आजकल स्मार्ट इंजीनियर्स की जरूरत है, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं। नॉलेज जीपीटी जैसे मॉडल्स में बहुत सारे एडवांस मॉडल आ, कुल मिला के किसी भी प्रॉब्लम को बर्ड आई पे आप उसको ब्रॉडली ऑब्जर्व कर लेंगे, यार ये प्रॉब्लम आ रही है और उसको काम करवाना है, ठीक है। सो यस, ये पूरी चीजें समझ में आ गई और उसके बाद मैं दोबारा से जनरेट करवाऊंगा। ये मैंने जनरेट करवाया, ठीक है। और ये वाला कोड लिया मैंने पर्टिकुलर प्रिज्मा डॉट जेएस के अंदर, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने कोड। और यस, लेट्स सी द आउटपुट। अब मेरे पास दिक्कत ये आ रही है,
ये बोल रहा है कि URL पैरामीटर इज नो लॉन्गर सपोर्टेड इन स्कीमा। सो ये जीपीटी बोल रहा है कि भाई ये आप ऐड कर दो उसके अंदर, मगर वहां पर नए वाले में उन्होंने हटा दिया। तो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी। प्रिज्मा के सेकेंड वर्जन से लेके छठे वर्जन तक ये ऐसा होता था, मगर सातवें वर्जन में यूआरएल को हाँ, तो यहां से इन्होंने हटा दिया है, यहां से इसको हटा दिया है, और प्रिज्मा जो टीएस फाइल है वो इन्होंने यहां पर डेटा सोर्स में ऐड कर दिया है। इंपॉर्टेंट फॉर प्रिज्मा 7, क्योंकि देखो ये अभी प्रिज्मा 7 आ गया है, तो गिटहब प्रिज्मा पर आप जाइए, और शायद अभी प्रिज्मा अभी 2-4 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है शायद, हाँ 5 दिन पहले। तो जब भी मेजर वर्जन चेंज होता है, ये फर्स्ट वाला नंबर अगर चेंज होता है, 6 से 7 हो गया, 6 महीने बाद 7 से 8 हो गया, तो जो चीज आप करते हुए आ रहे हो उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो जो चीज मैंने पहले करी थी अभी मैं वो कर रहा हूं, वो हो नहीं रहा है। रीजन क्या है कि प्रिज्मा का 6 वर्जन से अपग्रेड होकर अब किस में हो गया है, 7 हो गया है। तो जब भी मेजर नंबर चेंज होता है, इसका मतलब बहुत कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गए, बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस हो गए। तो वो आपको चेंजेस आप ऑब्जर्व करने पड़ेंगे कि भाई कहां कहां क्या क्या करना है, समझ में आ रहा है। सो यस, यस ये है। और Prisma client constructor, Prisma 7 changes API again, earlier documentation online was fixed. Prisma 7 correct, ठीक है, no data source URL here. क्योंकि जीपीटी भी क्या है कि डेली अपडेट नहीं होता है। अब मान लो 5 दिन पहले प्रिज्मा 7 आया, और चैट जीपीटी के अंदर जो नॉलेज भरा हुआ है वो 2-4 महीने पहले वाला होगा, तो वो जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है जीपीटी, वो अप टू डेट वाला है कि 2-4 महीने पहले वाला है ना। तो आपको फिर आपको जो भी जीपीटी आपको रिस्पॉन्स देगा वो मोस्टली शायद काम ना करे। फिर आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस ऑफिशियल वेबसाइट से लेना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में सेक्शन दे रखा है कि आपको प्रिज्मा किस डेटाबेस के लिए यूज करना है, तो आप बोलोगे माई सीक्वल के लिए यूज करना है। माई सीक्वल का आपको पूरा डॉक्स रीड कर लो, और आप ये पूरा पढ़ो समझो, और उसके हिसाब से उसको कनेक्ट करो, और एक आपको रिस्पॉन्स देना है यहाँ पर, ठीक है ना। पर्टिकुलर सिर्फ सिटी का ही डेटा आप मुझे लिस्ट करवा देना कि सर ये आप जो भी सिटी नेम दोगे फर्स्ट सेगमेंट में, वो सिटी नेम यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना, या उससे रिलेटेड कुछ डेटा आ जाएगा। जो सिटी और जो होटल्स लें तो उसका हम इनर ज्वाइन करके उसको बता सकें। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। आपको क्या करना है, आपको इन 3 टेबलों पर समझना, ये आपके लिए असाइनमेंट है। बिजनेस कैटेगरी और सिटी, और आपको ये सेगमेंट बनाना है। इनमें जो भी मैं सेगमेंट दूंगा, कुछ रिकॉर्ड्स आपको इसके अंदर डालने हैं। जैसे दिल्ली का सिटी नेम यहाँ होना चाहिए, होटल्स की कैटेगरी यहाँ होनी चाहिए, और होटल्स कैटेगरी के अंदर बिजनेसेस में ये सारी चीजें मैंने बता रखी। इन तीनों टेबलों को इनर ज्वाइन करके, हालांकि प्रिज्मा खुद करेगा, तो वो इनर ज्वाइन करके ना आपको रिकॉर्ड शो करने, कहां पर, अपने क्लाइंट साइड पर, ठीक है ना। तो पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास, क्लाइंट साइड पर पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये आपको करके बताना है, कोशिश करना है कि सर हाँ सर ये आपने दिया था, और ये पर्टिकुलर ये लिस्ट शो हो गया है। इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे मेरे को अभी चलते हुए लेक्चर में आ रही है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, बट आपको उसको सॉल्व करना है और आपको लिस्ट शो करनी है, ठीक है।